तो अपन चैप्टर 5 के सेकंड पार्ट में है अभी। तो ये पहला जो है क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है, फ्लो फ्रॉम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब अभी इस पार्ट में अपन जानेंगे कि एफडीआई और एफपीआई क्या होता है। ठीक है। फॉरेन कैपिटल फ्लो टू अ कंट्री कैन बी इधर इन एक्टिव फॉर्म नोन एज एफडीआई। जो एक्टिव फॉर्म में किसी देश से हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं एफडीआई, एक्टिव फॉर्म। और पैसिव फॉर्म में आए उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ एफडीआई, इन्वेस्टिंग एंटाइटीज पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड ड्राइव द बिजनेस। ठीक है। However, portfolio investor, as name indicate, is invested investment in market. तो एफपीआई क्या करता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो इक्विटी और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है विदाउट एनी मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। ठीक है। देयर आर अपर लिमिट ऑन द इंडिविजुअल एंड कंबाइंड होल्डिंग बाय एफपीआई इन द पेड अप कैपिटल ऑफ द इंडियन कंपनीज। तो इनकी एक अपर लिमिट होती है किसी इंडिविजुअल की, और एफपीआई में कोई कंबाइन है उनकी, सबकी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो एफडीआई इज वेलकम बाय ऑल डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज, एंड हैज मल्टीपल बेनिफिट इन एडिशन टू ब्रिंग द कैपिटल टू द कंट्री। एफडीआई ज्यादा अच्छा होता है, डेवलपिंग कंट्रीज को एफडीआई की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि इसके मल्टीपल बेनिफिट हैं उस देश में। ठीक है। जब वो पैसे आते हैं एफडीआई के थ्रू तो उसके क्या क्या फायदे हैं? पहला, जॉब क्रिएशन होता है, न्यू टेक्नोलॉजीज आती है, न्यू मैनेजरियल स्किल सीखने को मिलता है, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस मिलती है। एफडीआई यानी कि किसी भी फॉरेन कंपनी ने अपना ऑफिस, अपना इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री है उसको हमारे देश में सेटअप किया। ठीक है। जस्ट लाइक सैमसंग, और क्या है, आईफोन। अभी मैन्युफैक्चरिंग अपने ही देश में चल रही है तो उसका भी फायदा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिल रही है। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो एफडीआई जब आता है तो पैसे तो आते ही हैं, साथ में जॉब भी लोगों को मिलती है और वो देश के लिए ज्यादा अच्छा होता है। और एफडीआई जो होता है, एफडीआई इज लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड स्टेबल मनी। जो एफडीआई होता है वो लंबे समय के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि रातों रात बंद हो गया या रातों रात चले गए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एफपीआई मनी इज कंसीडर एज हॉट मनी। एफपीआई का जो पैसा आता है उसको हॉट मनी कहते हैं क्योंकि ये दे कैन पुल आउट द मनी एट एनी टाइम विच कुड क्रिएट सिस्टमेटिक रिस्क फॉर इकोनॉमी। जैसे अपन बोलते हैं ना, एफआईआई ने इतने का सेल कर दिया, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, तो ये इनके ऊपर रहता है, ये कभी भी सेल कर सकते हैं और कभी भी अपना पैसा देश से बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन एफडीआई में ऐसा नहीं होता, ये स्टेबल मनी बोलते हैं इसको, और एफपीआई को हॉट मनी कहते हैं। ठीक है। अब सेकंड पार्ट है फिस्कल पॉलिसीज एंड देयर इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसीज कौन बनाता है? फिस्कल पॉलिसीज कंटेन द मेजर ऑफ द गवर्नमेंट विच डील विथ रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, उसमें कहां पे डील करती है? रेवेन्यू, कितने पैसे उनके पास आ रहे हैं, और एक्सपेंसेस, खर्चे कितने हैं उनके पास। फिस्कल मेजर are important in any economies because when government change the measure of its income, इनकम उनका कैसे होता है? टैक्स से ही सबसे ज्यादा इनकम होती है गवर्नमेंट की, और एक्सपेंडिचर्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, पुलिस, मिलिट्री, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, वेलफेयर, ये सब में गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। इट इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमी
एक्टिविटी इन द कंट्री। जब गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करती है एजुकेशन में, हेल्थ केयर या ऑल ओवर किसी भी फील्ड में खर्चे ज्यादा करती है, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी ग्रो करता है। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई बढ़ती है, सेविंग बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ओवरऑल इकोनॉमी की एक्टिविटी बढ़ती है, इंप्रूव होती है। ठीक है, budgeted excess of government expenditure over revenue in specific year known as fiscal deficit। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंस ज्यादा हो, खर्चा ज्यादा हो और रेवेन्यू कम हो, तो इसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। विच इज जनरली डिफाइन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जिसको अपन जीडीपी के परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। ठीक है, द फिस्कल डेफिसिट इज ब्रीच बाय द गवर्नमेंट थ्रू मार्केट बोरोइंग। ठीक है, बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब ये फिजिकल डेफिसिट्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्केट से बोरोइंग करते हैं, उधार लेते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। अ लार्ज फिजिकल डेफिसिट एंड कंसिक्वेंट हायर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट विल पुश अप द इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी। जब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग करती है, उधार लेती है, तो उससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, कॉर्पोरेट के जो लोग हैं उनको फंड बोरो करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती, क्योंकि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट इज डेट्रीमेंटल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट होगा, उतना ज्यादा इकोनॉमी के लिए वो खराब होता है। ठीक है, ये होती है फिस्कल डेफिसिट्स। अब कंट्री हैज ट्रेडेड and other contract with entitled abroad which result in receipt and payment of fund। ठीक है, this include payment for import and receipt for export। ठीक है, पेमेंट मिलता है इंपोर्ट में और रिसिप्ट मिलती है एक्सपोर्ट में। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड पेड एंड अदर ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की यहाँ पे बातें चल रही है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है जब भी हम किसी दूसरे देश से डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ट्रेड या अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करते हैं, तो रिसिप्ट और पेमेंट दो टाइप से होते हैं। जब पेमेंट करना हो तो इंपोर्ट, है ना, पेमेंट कब करेंगे, जब हमने कोई चीज इंपोर्ट की है। और एक्सपोर्ट में क्या होता है, हमको रिसिप्ट मिलेगा, पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है, द करेंट अकाउंट बैलेंस इज डिफरेंट बिटवीन द रिसिप्ट एंड पेमेंट। जो करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का डिफरेंस होता है। अ कंट्री में हैव करेंट अकाउंट सरप्लस। किसी भी देश में करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा, जब रिसिप्ट ज्यादा होगी, रिसिप्ट उसकी ज्यादा है और पेमेंट कम देना है, तो सरप्लस में होगा। और डेफिसिट में कब होगा करंट अकाउंट डेफिसिट, जब रिसिप्ट कम है और पेमेंट ज्यादा देनी है। ठीक है, a higher fiscal deficit in proportion to the GDP caused by lack of competitiveness in trade or excessive consumption in negative commentary on the economy। A higher current account deficits cause the national currency to weaken relative to other countries। जितनी ज्यादा पेमेंट करनी होगी अपने को उस, और पेमेंट ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, तो उससे क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट होने से जो अपने देश की करेंसी है वो वीक होती है दूसरे कंट्री के एज कंपेयर टू अदर्स कंट्री। जैसे यूएस डॉलर से हमारे देश की जो जो रुपीज है वो हमेशा कमजोर होते ही नजर आती है। ठीक है, दिस मेक इंपोर्ट मोर एक्सपेंसिव एंड विल अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी एज कैपिटल गुड्स एंड कमोडिटी बिकम एक्सपेंसिव। जितनी ज्यादा करेंसी दूसरे देश की इंप्रूव होगी, इंपोर्ट करना उतना ही एक्सपेंस हो जाएगा, उतना ही महंगा होगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है इकोनॉमी की वो भी महंगी पड़ती है, गुड्स एंड कमोडिटीज भी महंगे पड़ते हैं अपने को।
इट रिड्यूसेस द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ नेशन एंड मेक बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव। देखिए इतने सारे इसके रीजन है, क्या क्या नहीं होता करंट अकाउंट डेफिसिट से। क्रेडिट वर्थनेस देश का कम हो जाता है, नेशंस का। बोरोइंग उधार लेना भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अ डेप्रिसिएटेड करेंसी मेक एक्सपोर्ट ऑफ द नेशन मोर कॉम्पिटिटिव और मे हेल्प नैरो द डेफिसिट। ठीक है। If the country is seen as attractive investment destination, the capital inflow in the form of FDI and portfolio inflow will offset the CAD and protect the currency from devaluation. अगर जैसे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट ज्यादा अट्रैक्टिव है तो कैपिटल फ्लो क्या होती है, एफडीआई या पोर्टफोलियो के तहत ज्यादा हमारे देश में ज्यादा होती है। उससे क्या होता है, करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो थोड़ा सा कम होता है और हमारी जो करेंसी है वो थोड़ी सी प्रोटेक्ट रहती है। ठीक है, ठीक है सर। एक्सपेंडिचर इज फंडेड बाय गवर्नमेंट थ्रू मल्टीपल वे, मेनली थ्रू जो एक्सपेंस होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो फंड कहां से होता है। पहला होता है पीएल मेजर्स, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्सेशन एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। ठीक है, इतनी यहां से हमको इनकम आती है, इंटरेस्ट और डिविडेंड से। ठीक है। और बीएस मेजर्स, बोरो एंड सेल ऑफ असेट्स। सेल्स ऑफ असेट्स यानी डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है ना, कि गवर्नमेंट ने पैसे किसी भी कंपनी को के शेयर्स अपने बेचते हैं, वो लोग उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है। सेल ऑफ असेट्स यानी कि गवर्नमेंट की जितनी प्रॉपर्टीज है उसको वो लोग सेल करते हैं। ठीक है। While government try to balance between inflow and outflow based on its action, fiscal policy is being categorized as तीन टाइप की फिस्कल पॉलिसीज रहती है, इसको याद रखिएगा। पहला होता है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसीज, एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसीज एंड कॉन्ट्राडिक्टरी फिस्कल पॉलिसीज। तीनों तीनों का याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंस बराबर हो, इक्विलिब्रियम हो, तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसीज में आता है। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंस ज्यादा हो, ठीक है, और इनकम कम हो, तो दिस पॉलिसी स्टेंस इज यूजली अंडरटेक ड्यूरिंग रिसेशन एंड स्लो मूविंग। जब इकोनॉमी स्लो है, रिसेशन है, तब गवर्नमेंट एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी यानी एक्सपेंस अपना बढ़ाती है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, जब आप गवर्नमेंट का एक्सपेंस ज्यादा हो, और कब होता है, रिसेशन के टाइम में गवर्नमेंट ज्यादा इस एक्सपेंस ज्यादा खर्चा करती है। इकोनॉमी स्लो है तब ज्यादा खर्चा करती है कि इकोनॉमी अपनी फास्ट ट्रैक में आ जाए। कॉन्ट्राडिक्टरी फिस्कल पॉलिसीज, फिस्कल मेजर व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लोअर। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंस कम होता है और इनकम ज्यादा होती है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोला जाता है। तीनों को याद रखिएगा, इसमें से कुछ ना कुछ तो आता ही है हर बार। ठीक है। गवर्नमेंट यूज एक्सेस इन इनकम, जो ज्यादा इनकम रहती है उससे उससे क्या करती है, अपने डेब्ट या ऑब्लिगेशन, ठीक है, उसको रीपे करती है। ठीक है। या असेट्स एक्वायर करती है, कहीं ना कहीं असेट्स को खरीदती है गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसीज एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल बैंक इन अ इकोनॉमी। ठीक है। डील विथ मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट ऑफ द फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैनेजिंग प्राइस स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी सिमिलर टू फिस्कल पॉलिसी। अब एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, is used to push the economy up by increasing the money supply steeply and reducing in the interest rate. एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे होती है, इंटरेस्ट रेट को घटा के और इकोनॉमी में कैश फ्लो को बढ़ाया जाता है, मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है इंटरेस्ट रेट को कम करने से। ठीक है, तो इसको एक्सपेंसरी बोला जाता है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, जो इकोनॉमी बढ़ रही है,
ठीक है, इकोनॉमी को कूल डाउन, जो हीट अब ज्यादा हो गया है तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं या मनी सप्लाई को कम किया जाता है। ठीक है, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोला जाता है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, दोनों काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, विथ टूल सच एज रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार दे पैसे, तो जो रेट होता है वो होता है रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जब सेंट्रल बैंक या आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसे बोरो करती है। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, मिनिमम परसेंट ऑफ द टोटल डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक हैव टू होल्ड एज कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। सीआरआर क्या होता है, जितना भी बैंक का डिपॉजिट है उसका मिनिमम जो परसेंटेज है उतना आरबीआई के पास आपको जमा रखना पड़ेगा, उसको सीआरआर बोलते हैं। एसएलआर क्या है, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी मिनिमम परसेंट ऑफ टोटल डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक हैव टू होल्ड इन कैश इक्विवेलेंट टू सच एज गोल्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। एसएलआर में क्या होता है, मिनिमम परसेंट जो डिपॉजिट का है जिसको बैंक क्या करेगी, या तो गोल्ड के रूप में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखेगी, तो इसको एसएलआर बोलते हैं। इनको याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोग को अनम्यूट भी कर दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन सर, कि आगे बढ़े अपन। प्लीज थोड़ा चैट बॉक्स में जवाब दे दीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, कंटिन्यू। There is no sure shot formula to handle economy issues such as slowdown in growth, inflation, exchange rate and other। कोई इसका श्योर शॉर्ट फॉर्मूला होता नहीं है कि इस टाइप के इकोनॉमिक कंडीशन को हैंडल किया जा सके। ठीक है, given the variation of composition of GDP, growth rate, demographic feature of different economy and same policy action may have different outcome in different economy। तो ये जितनी भी पॉलिसीज है उसके आउटकम है हर इकोनॉमी में अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर इकोनॉमी में इसके अलग अलग इंपैक्ट होते हैं। मोर ओवर अ पॉलिसी एक्शन टेक टू करेक्ट वन इकोनॉमी प्रॉब्लम मे हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस एंड क्रिएट अ फ्रेश प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को आप दूर करोगे, इकोनॉमी में दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जैसे कि स्टेगनेंट इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, इंक्रीजिंग स्पेंडिंग और लोअर टैक्स रन द रिस्क ऑफ कॉजिंग इन्फ्लेशन टू राइज। अगर आप मनी सप्लाई बढ़ाते हो, गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाती है, एक्सपेंस को, और टैक्स को कम करते हैं, उससे क्या होता है, महंगाई दर बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड, जब इकोनॉमी हीट अप है, यानी कि बहुत ज्यादा बूम कर चुका है, तो इट में नीड फिजिकल मेजर टू स्लो डाउन, उसको थोड़ा स्लो डाउन करना होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस बढ़ाती है टू सक आउट ऑफ द इकोनॉमी और डिक्रीज द स्पेंडिंग, देयर बाय डिक्रीजिंग मनी इन सर्कुलेशन। The possible negative effect of such policy in the long run could be slow moving economy and high employment rate। जब गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है तो उससे क्या होता है, बेरोजगारी दर बढ़ती है और इकोनॉमी स्लो भी हो जाती है। तो बहुत सारे इनके प्रो एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, अपने को नॉलेज पर्पस में ये सभी चीजें जानना बहुत जरूरी है, हर चीज को जानना जरूरी है। इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड डेफिसिट्स। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड रिफर टू द टोटल ट्रेड दैट कंट्री डज विथ अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। जितने भी ट्रेड
एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ करती है टोटल ट्रेड, उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। A country balance of payment is the statement showing transaction of country with the rest of the world. तो कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है का जो स्टेटमेंट है वो क्या शो करता है कि कहाँ कहाँ आपने कितने ट्रांजेक्शन्स किए आपकी कंट्री ने। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू अकाउंट्स। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है किसी भी कंट्री का वो दो अकाउंट में डिवाइड है। पहला है करेंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल। याद रखिएगा, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट हमेशा ये पूछेगा ही पूछेगा। तो करेंट अकाउंट हैज ऑल डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन रेवेन्यू अकाउंट विच। ठीक है, करेंट अकाउंट में क्या क्या होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस। करेंट अकाउंट में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस का पूरा डिटेल रहता है। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? कैपिटल फ्लो लाइक एफडीआई, एफआईआई, लोन एंड ग्रांट्स। कैपिटल अकाउंट में कंफ्यूज मत रहिएगा, इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, इफ इंपोर्ट आर मोर देन एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? करंट अकाउंट डेफिसिट। इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। इफ एक्सपोर्ट आर मोर देन इंपोर्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? करंट अकाउंट सरप्लस। एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। ठीक है, हम ज्यादा ज्यादा सामान यहां से विदेश भेज रहे हैं बेचने के लिए और वहां से कम हमारे पास आ रहा है, तो हम करंट अकाउंट सरप्लस में है। कैपिटल अकाउंट विल बी इन सरप्लस इन इनफ्लो आर मोर देन आउटफ्लो। कैपिटल अकाउंट कब सरप्लस में होगा? जब हमारे पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं इनफ्लो देन आउटफ्लो, एफडीआई, एफआईआई के थ्रू। और डेफिसिट कब होगा? जब आउटफ्लो ज्यादा हो जाए, आर मोर देन इनफ्लो ऑन कैपिटल अकाउंट। तो सरप्लस है और डेफिसिट ऑफ बोथ करंट एंड कैपिटल पुट टुगेदर मेक इट बैलेंस ऑफ पेमेंट नंबर फॉर अ कंट्री। ये सरप्लस और डेफिसिट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री का बताता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर कोई कंट्री कंटिन्यूअस डेफिसिट में चल रही है करंट अकाउंट में, इट वुड नीड सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट टू सपोर्ट डेट और डेप्लीट फॉरेन करेंसी रिजर्व। अगर कोई कंट्री डेफिसिट में चल रही है करंट अकाउंट में, तो उसको सरप्लस होना है कैपिटल अकाउंट में, ताकि वो फॉरेन करेंसी को सपोर्ट कर सके। ठीक है, इन बोथ दिस सिचुएशन द कंट्री रन द रिस्क ऑफ लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट इन कंट्री एज द करेंसी ऑफ कंट्री वुड लॉस वैल्यू वेरी फास्ट। अगर किसी भी देश की जो करेंसी है ना, उसकी वैल्यू बहुत जल्दी से गिरना शुरू हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है कि इन्वेस्टर जो है वो अपना कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है और पैसे बाहर जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, करेंसी गेट ट्रेडेड इन वर्ल्ड मार्केट लाइक कमोडिटी। जो अपने देश की करेंसी होती है वो वर्ल्ड मार्केट में एज अ कमोडिटी ट्रेड होती है। एक्सचेंज रेट रिफर टू द वैल्यू ऑफ वन यूनिट ऑफ करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इफ रुपीज इज कोटेड अगेंस्ट द डॉलर एज 65। ये एग्जाम्पल दिया है, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है? $1 का प्राइस कितना है? 65। तो करेंसी कैन बिकम मोर एक्सपेंसिव और लूज देयर वैल्यू vis-a-vis अदर करेंसी बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इकोनॉमी। ठीक है, कंट्री की इकोनॉमी के अनुसार जो करेंसी का रेट है या तो अपनी वैल्यू लूज करता है या तो गेन करता है, वो कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। अब है ग्लोबलाइजेशन। पॉजिटिव और निगेटिव इसके दोनों इंपैक्ट होते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन सिंपली स्टेटिंग इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म टू प्रोड्यूस एनीथिंग एनीवेयर। ठीक है, और सेल एनीथिंग एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। इट ऑल्सो मीन दैट रिसोर्स विल इनफ्लो टू द प्लेस वेयर दे प्रोड्यूस बेस्ट एंड अर्न बेस्ट। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल या फर्म जो है वो कोई भी चीज
कोई भी सामान किसी भी जगह प्रोड्यूस कर सकते हैं और किसी भी जगह सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वो अपने पीपल्स और कैपिटल को, ठीक है, जहां अच्छा प्रोड्यूस हो और जहां उनको बेस्ट अर्निंग हो वहां पे वो सेल करेंगे, और जहां उनको कम लागत में वो बन रहा है वहां पे वो प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाइना के पास सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल उन्हीं के पास है। ठीक है, भले ही सामान कहीं भी मिलता हो, किसी भी देश का हो, लेकिन वो प्रोडक्शन चाइना में ही कराते हैं या इंडिया में कराते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी लागत यहाँ पे कम आती है। ठीक है, world is becoming flatter with less and less entry barrier with an objective to optimize the output of resource. Economy are realized that protecting attitude would not take long, or they need to open up economy to the world to progress and allocate resource to maximum output. Many countries, including the developing one, have embracing globalization by opening up their economy. There is no compulsion for any economy to do such. So each country decide on subject its own based on assessment of percentage. ठीक है, ये लिखा है कि जो वर्ल्ड वाइड जो है एंट्री बैरियर्स ज्यादा, बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। ठीक है, अगर जिस देश में एंट्री बैरियर्स जितने कम होंगे वहां पे प्रोडक्शन करना या सेल करना उतना आसान हो जाता है। ठीक है, डेवलपिंग जो कंट्रीज होती है वो तो चाहती है ना कि हम, हमारे यहाँ आप आइए और प्रोड्यूस करिए कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सके। ठीक है, अब इसके दो फायदे और नुकसान है, गुड और बैड दोनों होते हैं। पॉजिटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसको याद रखिएगा, ये भी पूछता है कई बार। बेस्ट एलोकेशन ऑफ ग्लोबल रिसोर्स एज दे आर एबल टू फ्लो वेयर दे प्रोड्यूस बेस्ट एंड अर्न बेस्ट। कोई भी बेस्ट एलोकेशन कर सकता है जहां पे वो अच्छा प्रोड्यूस कर सके और अच्छे से सेल कर सके। इंटीग्रेशन ऑफ डेवलप इकोनॉमी विद डेवलप वर्ल्ड, डेवलप इकोनॉमी है उसका डेवलप वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी बनता है, और अपॉर्चुनिटी टू देम लर्न एंड ग्रो, एक्सेस न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस, एक्सपोजर टू न्यू न्यू टेक्नोलॉजी। जैसा मैंने एफडीआई के बारे में आपसे बात किया था, सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो होती है। तो क्या होता है कि डेवलपिंग इकोनॉमी डेवलप इकोनॉमी से कांटेक्ट में आती है, उससे क्या होता है कि डेवलपिंग इकोनॉमी लर्न और ग्रो कर पाती है, नए प्रोडक्ट्स एक्सेस करते हैं, सर्विस को यूज करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। बेनिफिट टू एंड कस्टमर थ्रू ग्लोबल कंपटीशन विच इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड कीप प्राइस फॉर गुड एंड सर्विस अंडर चेक। इससे कस्टमर को भी बेनिफिट होता है कि ग्लोबल कंपटीशन में उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी इनोवेशन वाली चीजें मिल पाती है। ठीक है, ग्रेटर एक्सेस टू फॉरेन कल्चर, अब फॉरेन कल्चर्स में ज्यादा से ज्यादा एक्सेस कर पाते हैं, आर्ट, मूवी, म्यूजिक, फूड, क्लॉथिंग। ठीक है, अगर शॉर्ट वर्ड में कहा जाए तो वर्ल्ड हैज मोर चॉइस टुडे, आज के डेट में हमारे पास ज्यादा चॉइसेस है। ठीक है, हमारे पास मूवी से लेकर हर चीज की चॉइस बन गई है। ठीक है, जब भी कोई देश से हमारा कांटेक्ट होता है तो क्या होता है, मान लीजिए आप उस कंपनी में हैं, तो आपको वो देश के कल्चर से, फूड्स, म्यूजिक, ये सब से आपका एक कांटेक्ट बनता है, ये इनका कहना है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिवाइड बिटवीन द रिच एंड पुअर, निगेटिव क्या होता है, गरीब और अमीर के बीच जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। रिचर आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर, गरीब और गरीब होता है और अमीर और ज्यादा अमीर होता है। Competition result in survival of fittest. As job move to the most competitive countries, countries with less competent talent may be left without opportunity. ठीक है, कंपटीशन का क्या होता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है वो शिफ्ट होते रहती है। ठीक है, जिसके पास टैलेंट नहीं है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर हमारे देश में अगर आईटी इतनी ग्रो कर रही है क्योंकि आईटी में हमने बहुत कुछ टैलेंट हासिल किया है। ठीक है, तो वैसी ये एग्जांपल है, जहां पे टैलेंट नहीं है जिस देश में, वहां पे तो आप नहीं जाओगे पैसे लगाने।
इंटीग्रेटेड इकोनॉमी मीन्स दैट प्रोडक्शन इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड अफेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे यूएस में हम कुछ कोई सामान बना रहे हैं या यूएस के लिए, अगर यूएस में रिसेशन आता है तो क्या होगा, यूएस का जिस जिस कंट्री में प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, यूएस की कंपनीज का, अगर यूएस गिरता है तो पूरा जितनी भी कंट्रीज है वो भी डाउन ट्रेड में जाएगी। ठीक है, तो ये निगेटिविटी हो गया, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चैप्टर को बहुत स्लोली इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि क्योंकि एक एक लाइन से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जितने भी पॉइंट आज अपन ने पढ़े हैं इसको प्लीज याद करने की कोशिश करिएगा, रिवीजन करिएगा, तब आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है।